हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं शिवाजी साटम और आप मुझे एसीपी प्रद्युमन के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। रुक जाओ, अपने अपने मुखौटे खोल दो। जाओ अंदर। करना है कर लो, लेकिन तुम अब मुझसे अब ये काम नहीं करवा पाओगे। ये इंसानियत नहीं है, हैवानियत का काम है। तुम लोग मानव नहीं, दानव हो। दानव हो तुम। कान खोलकर सुन लो, जो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसे हमेशा के लिए सुला देंगे हम। इतना क्या मेकअप करती हो रिया? कुछ देर और अगर मेकअप कर लेती ना तो आज रेस्टोरेंट बंद हो जाता। ओ कम ऑन जगत, लड़कियां बिना खाने के रह सकती हैं, पर बिना मेकअप के नहीं। एनीवेज, तुम नहीं समझोगे ये सब। अच्छा तुम मेनू देखो, मैं प्लेट लेता हूँ। ओके। ये कितना ऑयली है, मैं नहीं खाऊंगी ये सब। रिया, थोड़ा खाने से कुछ नहीं होता है। नहीं, मुझे तो अपना 6 किलो वेट और कम करना है। एक काम करती हूँ, मैं सूप ले लेती हूँ। मैडम जी, इतनी डाइटिंग करोगी तो एक दिन हवा में गायब हो जाओगी। ठीक है, तो ये ग्रैब सूप है, वो ले लो। ठीक है? ओके। उफ़ो, यहाँ तो सूप बॉल ही नहीं है। सॉरी मैम, एक मिनट प्लीज। थैंक यू। हो गया रिया? हाँ, हो गया। चलो, कह रही थी तुम्हारे दीदी का कॉल आया था। दीदी का नहीं, मामा का फोन आया था। अच्छा, मम्मा का कॉल था। हाँ तो रिया, क्या कह रही थी तुम्हारी मामा? अरे यार, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। हाँ, वो कह रही थी ना कि क्या हुआ रिया? कैसा तो लगता क्या हुआ रिया? रिया, संभालो अपने आप को। रिया, 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 खाना गले में तो नहीं अटक गया? ये तो खाना नहीं, ये तो ट्रैप सूप पी रही थी। रिया, रिया, पानी पिलाओ ना उसे। क्या हुआ है? रिया, रिया, ये लो पानी। रिया, पानी। ये तो मर गई है। रिया, रिया उठो। रिया, 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 रिया उठो। रिया, रिया। कौन है इस होटल का मैनेजर? सर, मैं हूँ मैनेजर। तुम इस होटल के मैनेजर हो? क्या मिलाया था तुमने सूप में? सर, हमने सूप में कुछ नहीं मिलाया था सर। तुम जाकर बावर्ची को बुला कर लाओ जल्दी। बावर्ची को बुलाने की जरूरत नहीं है, अब तो सीआईडी आएगी।
कैसे हुआ ये सब? सर, मैं और रिया इस डाइनिंग हॉल में जब दाखिल हुए तब तक रिया बिल्कुल ठीक थी सर। जैसे उसने ये सूप पिया और कुछ ही पलों में उसे बेचैनी होने लगी और ये सब कुछ हो गया। रिया को इससे पहले भी ऐसा कभी कुछ हुआ था? नहीं सर। कोई पुरानी बीमारी? नहीं सर, रिया बिल्कुल तंदुरुस्त थी सर। वो तो सर इन लोगों ने उस सूप में जहर मिलाया और मेरी बीवी को मार डाला सर। कमाल करते हैं आप, पिछले 2 घंटे से आप एक ही बात दोहराए जा रहे हैं। सर आप ही सोचिए, रिया मैडम ने जो सूप पिया है, हमारे बाकी गेस्ट ने भी वही सूप पिया है। सर अगर सूप में जहर होता तो बाकी लोगों पर भी तो इसका असर होता। आप लोग आपस में बहस करना बंद कीजिए। अच्छा, आप लोगों ने भी सूप पिया था तो आप लोगों को बेचैनी नहीं हुई? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। पर मुझे इस औरत की लाश देख करके बेचैनी हो रही है। मैम, जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए आप। सॉरी सर, असल में मैं 2 बाउल भर के सूप पी थी, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ बुरी, कुछ पता चला? सर पूरी बॉडी अच्छी तरह से चेक कर, बॉडी में जहर का कोई सिम्टम नहीं है सर। कोई सिम्टम नहीं है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों ने भी वही सूप पी और इन्हें कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल है। तो आप क्या करें सर, डेड बॉडी को फोरेंसिक भेज दो? जिसने ये सूप बनाया उससे मिलते हैं, इस होटल का रसोई घर चेक करते हैं। सर आप यकीन करिए, सूप में जहर बिल्कुल नहीं था। रिया मैडम की मौत एक हादसा है। सर अगर आप चाहें तो मैं और मेरा पूरा स्टाफ आपके सामने सूप पीकर दिखाते हैं। मैं आप लोगों को एक आखिरी मौका देता हूँ, सच बताओ। हाँ? क्या सूप में जहर था? नहीं साहब, सूप में जहर नहीं था। सब सूप मैंने ही बनाया था सर। जब से ये रिसोर्ट शुरू हुआ है तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ सर। कभी भी किसी भी गेस्ट के साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ सर। फिर मैं किसी गेस्ट को क्यों मारूंगा सर? सर अंदर कोई जहरीली चीज नहीं मिली। आप सब लोग एक बात कान खोल के सुन लो। अगर आप में से किसी ने भी कोई चालाकी की, किसी भी चीज को हिलाने की या मिटाने की कोशिश की, तो माफी मांगने के लायक नहीं रहोगे, समझे? सर इस बात पर तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। जानता हूँ तारिका, और खास तौर पर वो प्रद्युमन तो बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। उसे समझाने के लिए तो ये सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। क्या समझाना चाहता था तू साळुंकी? कि रिया के सूप में जहर था? जहर नहीं था बस। मैं रेहा का सूप और बाकी खाने की चीजें टेस्ट कर चुका हूँ। रेहा की मौत जहर की वजह से नहीं हुई। जहर की वजह से नहीं हुई तो फिर हुई कैसे मौत? एलर्जी से। एलर्जी से? हाँ बॉस। जैसे ही रेहा ने वो क्रैब सूप पिया, उसके फूड पाइप में स्वेलिंग होने लगी। वो सूजने लगा, जिसने ट्रैकिया पर प्रेशर डाला और उसकी वजह से इसका दम घुट गया और ये मर गई। तो अगर रिया की मौत एलर्जी से हुई है, जहर से नहीं, तो फिर इसके पति का शक भी सही नहीं है। कोई केस है ही नहीं बॉस। केस तो है, रिया का केस नहीं है, लेकिन एक और केस आप लोगों का इंतजार कर रहा है। वो क्या? तो होटल में से जो प्लेट, चम्मच और बोल आप लोग लाए थे, उसमें से एक अजीब बात पता चली है। अजीब बात मतलब? बताता हूं, आइए। बॉस, ये चम्मच सेरेमिक का है और सेरेमिक 3000 डिग्री सेल्सियस पे पिघलने लगता है। अब मैं इसे हाई टेम्परेचर बीम पर तोड़ता हूं। लेकिन सर आप इसे तोड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये ऊपर से सेरेमिक का है, इसके अंदर कुछ और है। या साळुंखे,
ये तो हड्डी है। हाँ बॉस, ये एक हड्डी ही है। और चौंकाने वाली बात यह है कि किसी जानवर की हड्डी नहीं है, बल्कि ये एक इंसान की हड्डी है। क्या? इंसान की हड्डी? हाँ, किसी इंसान की पेल्विक बोन को काटकर उस पर सेरेमिक कोटिंग की गई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है सर? हो सकता है, मैं बताता हूं। बॉस, हजारों साल पहले भी लोगों ने इंसान की हड्डियों से क्रॉकरी बनाई है। ये देखो, ये जो चम्मच है ये किसी ने छोटे बच्चे की उल्ना, ये हाथ की ऊपर वाली हड्डी को तराश के बनाई है, जैसे कि वो चम्मच बनी है। और इतना ही नहीं बॉस, वो जो प्लेट आप लोगों को होटल से मिली है उसमें तो एक नहीं, अलग अलग 12 इंसानों की हड्डियां मिली हुई हैं। उस प्लेट में 12 लोगों की हड्डियां मिली है? हाँ। माय गॉड, कौन कर सकता है ये? ये तो कोई ऐसा आदमी कर सकता है जिसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। पता लगाना पड़ेगा होटल से कि उनको क्रॉकरी कौन सप्लाई करता है। क्या सर, ये क्या बोल रहे हैं? इंसानों की हड्डियों से बने हुए बर्तन? हाँ, और ये सारे बर्तन हम ले जा रहे हैं ताकि चेक करके देख सके ये भी वैसे ही इंसानों की हड्डियों से बने हैं या नहीं। और अगर सब के सब जेल की हवा नहीं खाना चाहते हो तो जल्दी से बताओ, ये इंसानी हड्डियों से बनी क्रॉकरी इस रिसोर्ट में कहां से आई है? सर, हम तो बावर्ची हैं। सामान खरीदने और पसंद करने की जिम्मेदारी तो मैनेजर साहब की है। नहीं सर, मैंने ये क्रॉकरी बिल्कुल पसंद नहीं की सर। सर, आज एक सेल्समैन आया था सर, उसने ये सैंपल के तौर पर दिया। सर, महंगाई कितनी बढ़ गई है, इतने बड़े रेस्टोरेंट में भी क्रॉकरी का बजट नहीं है, सैंपल से काम चला रहे हैं। ये सैंपल की क्या कहानी है? हाँ सर, आज सुबह एक सेल्समैन आया था, उसने ये सैंपल दिखाते हुए कहा कि अगर ये क्रॉकरी सबको पसंद आ जाए तो इसे होलसेल में ऑर्डर कर देना। कुछ बताया उसने? किस कंपनी से आया था वो? हाँ, मैंने उससे कंपनी का नाम पूछा था तो उसने बताया कि उसके बॉस की कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, वो लोग कुछ हस्तकला का उनका छोटा मोटा कारोबार है। अगर उसे होलसेल में ऑर्डर की उम्मीद थी तो उसने अपना नाम, पता या फोन नंबर तो दिया ही होगा ना? हाँ सर, उसने अपना नाम धवल बताया था सर, और नंबर भी दिया है। सेल्समैन धवल? सर, ये रहा धवल का घर। मोबाइल कंपनी वालों ने यही एड्रेस बताया था। मेरा शक सही निकला, धवल है ही नहीं यहाँ पे। साहब, आप लोग धवल से मिलने आए हैं क्या? धवल के रिश्तेदार हो क्या आप लोग? जी नहीं, हम लोग सीआईडी से। बाबा रे बाबा, सीआईडी से? देखा, मुझे मालूम था कि वो एक नंबर का लफड़ेबाज है। ऐसा क्यों? क्योंकि साहब वो सुमड़ी में रहता था, खाना भी बाहर से आता था और पानी भी। कब से रह रहा था वो यहाँ पे? 3 महीने हो गए मैडम, लेकिन 3 महीने में मुश्किल से 3 बार किसी से बात किया होगा। सर, अच्छा ये बताइए कि इस धवल के बारे में कोई ऐसी बात जो आप लोगों को अजीब सी लगी? 2 हफ्ते में एक बार एक वैन आता था, वो भी देर रात को। कैसी वैन? वो तो मालूम नहीं साहब, लेकिन वो वैन यहाँ घर के सामने आकर खड़ी रहती थी। यहाँ धवल और दूसरा आदमी उसमें से बड़ा बड़ा कार्टून निकाल के घर के अंदर ले जाता था। ठीक है, अगर आप लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हम बुलाएंगे। आप लोग यहीं रुकिए। जी। क्या श्रेया, कुछ मिला क्या? सर ये देखिए, शायद धवल की फोटो है ये। धवल की फोटो? इस फोटो को देखिए, क्या यही धवल है? हाँ साहब, यही धवल है। आसिया! सर! My God!
ओह नो, इतने सारे कंकाल। लेकिन सर, धवल ने इन लोगों का खून किया, किसी को पता कैसे नहीं चला? ये लोग चीखे तो होंगे, बदबू तो आई होगी। नहीं श्रेया, इन्हें यहां नहीं मारा गया है, बल्कि इन्हें बाहर मारा गया है और इनकी हड्डियों को लाया गया है कार्टन्स में। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लोग थे कौन जो मारे गए, और धवल ने इन्हें मारा कहाँ है? सर, एसीपी सर ने कहा है कि सारी क्रॉकरी की दुकानें चेक करो, पर कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। श्रेया, मुझे पूरा यकीन है कि ये क्रॉकरी जिन्होंने होटल में दी है तो किसी ना किसी दुकान में भी जरूर दी होगी। ध्यान से देखते रहो। सर, ये भी क्रॉकरी की दुकान ही लग रही है। चलो चल के देखते हैं। भाई साहब, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। अच्छा ये बताइए कि इस तरह की क्रॉकरी कौन बनाता है और कहाँ बनाई जाती है? सर, ये देखिए, इस प्लेट पर भी बिल्कुल वैसी डिजाइन बनी हुई है। इस दुकान का मालिक कौन है? हम दोनों सर। मेरा नाम मानिक और ये मेरा भतीजा सागर है। आप लोग हमारी दुकान पर क्यों आए? क्रॉकरी बेचना कोई गुनाह है क्या? क्रॉकरी बेचना तो गुनाह नहीं है, लेकिन इस तरह की क्रॉकरी बेचना गुनाह जरूर है। ये बताइए, इसे सप्लाई कौन करता है आपको? सर, ये कोई बड़ी फैक्ट्री का माल तो है नहीं। बाकी और क्रॉकरीज की तरह इस पर किसी कंपनी का नाम नहीं है। सेल्समैन आते हैं और सैंपल के तौर पर ये सेट यहाँ छोड़ जाते हैं। बाकी उनका माल बिकता है तो ये रोकड़ा हम उनको देते हैं। और ये माल लगातार नहीं मिलता, 2-3 महीने में एक ही बार आता है। और हाँ, हर बार सेल्समैन भी अलग अलग होते हैं। इसे पहचानते हैं आप लोग? हाँ, अरे ये तो वही सेल्समैन है ना जो पिछले 2-3 महीनों से ये माल सैंपल के तौर पर हमें देखा जाता था। हाँ। क्या नाम था इसका? धवल, और आजकल फरार रही है। सर, आप क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, हम आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन आइंदा से इस तरह की क्रॉकरीज अपनी दुकान में मत रखिएगा, समझे? लेकिन क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सिरेमिक से नहीं, बल्कि इंसान की हड्डियों से बना है। सर, ये देखिए, वैसी ही प्लेट है और वैसा ही बोल है। रिपेयर और रीपेंट करने के लिए पीछे रखा हुआ था। भाई साहब, इसे रिपेयर और रीपेंट आप किससे और कैसे करवाते हो? सर, वो धवल वही ऐसे खराब पीसेस को खुद आकर वापस ले जाता है और वर्कशॉप में रिपेयर करवाता है। श्रेया, एक बार ये पता चल जाए कि ये कारीगर हैं कौन, तो सप्लायर कौन है ये खुद ब खुद पता चल जाएगा। सर, धवल के घर से जो खोपड़ियां मिली हैं, उसके जरिए डॉक्टर साळुंके ने अब तक 15 लोगों के चेहरे बनाए हैं। सर, ये है वो लोग। सर, ये सारे लोग लावारिस हैं और इनका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं। धवल कहाँ रहता था? सर, दहीसर के पास किसी रजाना गांव में। दहीसर के पास किसी रजाना गांव में? इस रजाना गांव के पास तो कोई मुर्दाघर है, और ये जो कोई भी ये सब कर रहा है तो जरूर कहीं ज्यादा दूर नहीं जाएगा लाशों के लिए। रजाना गांव के पास के मुर्दाघर से ही लाशें उठाई होंगी उसने। पता लगाओ इस मुर्दाघर से। उस समय से मुझे ऐसा लग रहा था कि मुर्दाघर से कुछ लाशें कम हुई है, लेकिन जब आपने कंकाल की मदद से बने हुए चेहरे दिखाए तब मुझे यकीन हुआ। आप यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपके नाक के नीचे लाशें गायब हो रही हैं, आपको पता नहीं चल रहा है? मुझे अपने स्टाफ पर जरूरत से ज्यादा विश्वास था, गलती मेरी है सर। ये हमें देख के भाग क्यों गया? पता नहीं। हमारे बारे में से कुछ बताया था क्या? सिर्फ इतना है कि सीआईडी गायब लाशों की इंक्वायरी कर रही है। दरवाजा खोलो। देखो, तुम बच के जा नहीं सकते, खोलो दरवाजा।
जिंदा रहने के लिए मुर्दों का सहारा ले रहा है? छोड़ दो मुझे, जाने दो। कहाँ जाएगा? तुझे तेरी मंजिल तक तो हम लेकर जाएंगे। लाशों की चोरी करता है। ये करता था लाशों की चोरी? हाँ, और ये मत पूछना कि लाशों के साथ ये क्या करता था। ले चलो इसे। कुछ साबित नहीं कर पाओगे इंस्पेक्टर, कुछ भी नहीं। श्रेया, तुम्हें पूरा यकीन है कि यही वो जगह है? हाँ सर, हमारे खबरी ने इसी जगह के बारे में बताया था जहाँ पर क्रॉकरी पर हैंड पेंटिंग करने वाले कारीगर काम करते हैं। सर, उसने तो ये भी बताया था कि इनमें से कुछ कारीगर रात में कभी कभी गायब हो जाते हैं। जी कहिए। हमें क्रॉकरी पे। देखिए मैम, हम क्रॉकरी नहीं बेचते, आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई मैम। हम लोग तो बस यहाँ के कारीगर हैं और इसमें पेंटिंग करते हैं। हमें भी ऐसे कारीगर की तलाश है जो इस तरह की पेंटिंग कर सके। ये देखिए, अरे नहीं साहब, ऐसा काम हमने कभी नहीं किया साहब। लेकिन हमने तो सुना है कि ऐसा काम आपके वर्कशॉप में होता है। इतना बारीक और सुंदर काम आप ही लोग करते हैं। देखिए, आप ये काम करेंगे तो हम आपको पैसे देंगे। ये तो मर चुका है। रुक जाओ, गोली मार दूंगा मैं। मुझे गोली लगी, मैं मर गया, मुझे गोली लगी। कोई गोली वोली नहीं लगी तुझे, हवा में फायर किया मैंने। अच्छा, गोली नहीं लगी। बोल, धवल को क्यों मारा तूने? बोल। सर, 5 घंटे से गाड़ी में बैठे हुए हैं सर। सिरामिक क्रॉकरी, सिरामिक फ्लावर वास, सिरामिक शोपीस, ऐसी छोटी मोटी फैक्ट्रीज और वर्कशॉप में जा जाके हम लोग ने पूछताछ कर ली सर, कुछ नहीं मिला सर, और कुछ भी नहीं मिलेगा सर। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम सीआईडी में सीआईडी वालों की मदद करने के लिए आए हैं। काम को लेकर इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं। सर, एसीपी सर को क्या जवाब देंगे? अरे भोले राजा, जवाब क्या देना है? कह देंगे सर मेहनत तो पूरी की थी, लेकिन नतीजा टाइम पे। सर, अगर ऐसी बात तो हम लोग गाड़ी में इतना लंबा क्यों आए सर? हम गए नहीं गए किसी को पता भी नहीं चलता था, क्योंकि ये फैक्ट्री और वर्कशॉप की लिस्ट सिर्फ हमारे पास है, ब्यूरो में किसी भी कॉप के पास नहीं है। थोड़ा नाटक, थोड़ी नौटंकी करनी पड़ती। देख, हमारे यहाँ आने का फायदा क्या है कि अगर सीआईडी के पुराने वफादार ऑफिसर्स में से किसी ने भी हमारे फोन को ट्रैक करके उसे क्रॉस चेक किया तो कम से कम ये तो पता लगेगा कि हम लोग यहाँ आए थे। कितने स्मार्ट है सर आप। कोई नया डायलॉग बोल। अच्छा, एक फैक्ट्री है ये 1978 से बंद पड़ी हुई है, वहाँ मिट्टी के बर्तन बनते थे, चल के वो भी देख लेते हैं। सर, वहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाले। मुझे बहुत भूख लग रही है, सीधा लंच खाने चलते हैं। और तुम मुर्दाघर में लाशों की हिफाजत करने के बजाय उनका सौदा करते थे, हाँ या ना? हाँ, सब किया था, लेकिन मैं तो सिर्फ लावारिस लाशों का ही सौदा किया करता था साहब, बस लावारिस लाशों का ही। धवल क्या करता था? क्या करता था वो लाशों की हड्डियों के साथ? सर उसने बताया, मेरा एक बॉस है, वो इस हड्डियों से दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रॉकरी बनाना चाहता है साहब, दुनिया की सबसे बड़ी बेहतरीन। कौन है धवल का बॉस? कौन है वो बॉस? बताओ। नहीं पता साहब, नहीं पता। माँ की साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे छोड़ दो। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे सचिन। आ जाओ।
और तुम दोनों धवल का खून क्यों किया? हमने खून नहीं किया साहब। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया तो फिर भाग्या क्यों मारा? साहब हम अपना काम कर रहे थे साहब। धवल जी तो गुंडों के साथ आए और कहा कि सीआईडी आ रही है, वो डर के भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो सीआईडी वालों को शक हो जाएगा साहब। साहब पता नहीं अचानक क्या हो गया, धवल जी वहीं पे गिर गए साहब, और साहब गिरते वो मर गए साहब। बताओ, तुम्हें मालूम था ना कि वो क्रॉकरी इंसानी हड्डियों से बनती थी? हाँ साहब, हम गरीब आदमी है साहब, हमें क्रॉकरी पेंट करने का 20,000 रुपया मिलता था साहब। साहब हम मना नहीं कर सकते साहब, अगर काम करने से कोई मना करते ना साहब, सब उनको भी मार के उनकी हड्डियों की क्रॉकरी बना देते साहब। है कहाँ ये फैक्ट्री? कहाँ है फैक्ट्री? बताओ जल्दी। साहब गुंडे हमारी आंखों में पट्टी बांध कर ले जाते थे साहब, हम नहीं जानते साहब। आंखों पर पट्टी बांधते थे? तो अभी यहाँ पर अपनी आंखें बंद करो और बताओ कहाँ लेके जाते थे वो, कैसे लेके जाते थे? आंखें बंद, याद करो। वो साहब पनवेल की जरी चौक से हमें कार में बिठाते थे साहब, और लोनावाला की तरफ लेके जाते थे साहब। सर दिखने में तो कितनी बड़ी फैक्ट्री लग रही है ना। अब चलें यहाँ से सर, मुझे बर्गर खाने का बहुत मन कर रहा है। वैसे भी उन लोगों को मालूम पड़ जाएगा ना कि हम लोग यहाँ पे आए थे। अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर भी देख लेते हैं। आजा सर। ये फैक्ट्री 1978 से बंद पड़ी है, फिर ये ताला नया कैसे? सर अभी तो आपने कहा था कि हम लोग सीआईडी का काम करने नहीं आए, तो ये ताला नया हो कि पुराना, आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे बुद्धू, यही तो मौका है। देख, अगर कोई काम की चीज हाथ नहीं लगी तो बोल देंगे सर हमें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अगर कोई सुराग या सबूत हमारे हाथ लग गया तो सोच, पूरे शहर में ढिंडोरा पिट जाएगा कि सूरज और पंकज ने इतना मुश्किल केस अकेले ही सॉल्व कर लिया, जिसे सीआईडी के बड़े बड़े दिग्गज भी सॉल्व नहीं कर पाए थे। हाँ सर। समझा? एक काम कर, आसपास जरा जाकर देख कोई मिलता है क्या। मैं ये ताला तोड़ने की कोशिश करता हूँ। ओके सर। सर सर हड्डी। चुप। सर मैं कह रहा हूं अभी भी वक्त है, दया सर और अभिजीत सर को बुला लीजिए। ये जगह बहुत डरावनी है सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप। ऐसी छोटी मोटी तहकीकात के लिए उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? खुद कुछ नहीं करेंगे क्या? चुपचाप मेरे पीछे आओ, देखिए इस कमरे में है क्या। कारीगरों का कहना था कि पनवेल के जरी मार्केट से उनको उठाते थे, आंखों पे पट्टी बांधते थे और फिर लोनावाला की तरफ 20 से 25 मिनट तक लेके जाते थे गाड़ी में। सर और करीबन 10 मिनट के बाद गाड़ी दाहिने मुड़ जाती थी। 6-7 मिनट तो हो गए हैं लोनावाला की तरफ। देखते हैं आगे कौन सा राइट टर्न है। चिरंगी लेन, चिरंगी लेन, यही हो सकता है। इधर ले लो।
सर ये रास्ता तो शहर से दूर जंगल की तरफ जा रहा है। सर उम्मीद है कि उन कारीगरों का अंदाजा सही होगा। पूर्वी 6 महीने से लगातार उन लोगों को इसी रास्ते पे लेके जा रहे हैं। उनका अंदाजा गलत नहीं होगा कि सूरज और पंकज का भी मोबाइल आखिरी बार यहीं पे ट्रैक किया गया था। इधर ही चलो। सर रास्ता बंद है यहाँ पर। करीब 25 मिनट हो भी गए। तो सर उन कारीगरों ने ये भी बताया था कि गाड़ी से उतरने के बाद करीब 5 मिनट तक उन्हें जंगल में पैदल ले जाया जाता। चलो फिर जंगल में चलते हैं। पंकज, 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 उठ। चुप, चुप, धीरे बोल, धीरे बोल, धीरे बोल। सर मैंने आपसे कहा था ना दया सर और अभिजीत सर को बुला लेते, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं। चुप कर, हर वक्त रोता रहता है। अरे रोग आती तो क्या करूंगा सर? ये वही नरक है जहाँ पर इंसान की हड्डियों के साथ ये लोग सिरामिड की प्लेट्स और सूप बोल्स बनाते हैं सर। सर मैं आपके हड्डियों के प्लेट और सूप बोल्स बनते हुए नहीं देख सकता हूँ सर। अरे कुछ नहीं होगा हमें। सर कैसे कुछ नहीं होगा? सीआईडी की टीम को पता भी नहीं कि हम लोग कहाँ पर हैं और हमारे पास बंदूकें भी नहीं है। तो क्या होगा? भूल गया सीआईडी की ट्रेनिंग? हम सीआईडी वालों को बंदूक नहीं, हाथों से लड़ना भी सिखाया जाता है। और आज हम सिर्फ सीआईडी की इज्जत के लिए नहीं, अपनी जान के लिए भी लड़ेंगे। अभी सुन, ये मेरी पतलून को थोड़ा सा ऊपर कर। हाँ? पतलून को ऊपर कर। अरे पकड़ना इधर। और ये मोजे में से ये स्ट्रैप, हाँ, ये स्ट्रैप को पकड़। हाँ मेरा सा। हाँ चल ठीक है। हाथ में आ गया सर। अब देख क्या रहा है, काटना रस्सी। सर आप कितने स्मार्ट है सर। पुराना डायलॉग। सर इतने बड़े जंगल में उस जगह को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। याद है उन कारीगरों ने कहा था ना कि जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उनके शरीर पे पानी के छींटे पड़ते थे। सर यहाँ ना तो कोई नदी है ना ही कोई झरना। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। सर कहीं ऐसे तो नहीं कहीं कोई पानी का पाइप वाइप फट गया हो सकता है, ढूंढो। जा रहे शेरा, देख क्या उन दोनों सीआईडी ऑफिसर्स को। अब तक तो होश आ गया होगा, कब से तड़प रहा हूं उन दोनों से मिलने को। जा देख क्या जल्दी। यस बॉस। चल।
विनीत, पूर्वी। यहाँ अंदर पानी का पाइप जा रहा है। हाँ सर। ओह, यहाँ पे पानी की पाइप फटी हुई है। तो लगता तो हम सही जगह आ गए। सही करो विनीत, यहीं कहीं आसपास होगी वो जगह। तो ये है वो जगह जहाँ पे सूरज और पंकज को कैद करके रखा है। चल चल फटाफट। चलो चल चल अंदर चल। आओ मेरे मेहमानों, आओ। अब तक तो तुमने देख लिया होगा ये मेरा छोटा मोटा कारोबार। तुम आप लोग हमारी दुकान पर क्यों आए? क्रॉकरी बेचना कोई गुनाह है क्या? सर, ये वही सागर है जिसकी होलसेल मार्केट में सिरामिक्स की दुकान है। हाँ, सागर सागर। मैं प्यार का सागर हूं, दया और मानवता का सागर। दिल दरिया है मेरा। मैं तो सिर्फ एक समाज सेवक हूं। इंसानों का दिया इंसानों को ही लौटा देता हूं। इंसानों की हड्डियां मिट्टी में क्यों मिले? इन हड्डियों से बर्तन क्यों ना बनाए जाएं? हैं? दुनिया की सबसे अनोखी क्रॉकरी बनाता हूं मैं, इंसानों की हड्डियों से बनी हुई क्रॉकरी। और इस बार तो कुछ अनोखा डिजाइन करना होगा, कुछ स्पेशल, जिसमें सीआईडी अफसर्स की हड्डियां हो। और उस रेंज का मैं अनोखा नाम रखूंगा। हाँ, सीआईडी स्पेशल रेंज। सब कुछ बिक जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा। चुप! ये तू ठीक नहीं कर रहा है सागर। तुझे अंदाजा नहीं है कि हम सीआईडी वाले क्या कर सकते हैं। सीआईडी वाले नहीं, करूंगा अब मैं। शेरा, लेके जाए इन दोनों को और जिंदा तेजाब में डाल दे। कुछ ही देर में दोनों तड़प तड़प के मर जाएंगे। उसके बाद इन दोनों की हड्डियों से बनेगी सीआईडी स्पेशल क्रॉकरी। लेके जाओ। और बर्दाश्त नहीं हो रहा सर। सीआईडी की हड्डियों से क्रॉकरी बनाएगा।
बस तेरा खेल खत्म। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। ये तो एक कला है। कला। इंसानी हड्डियों से बर्तन बनाना ये कला है। बर्तन बनाना कोई जुर्म थोड़ी है। मैं तो मुर्दा घर से सिर्फ उन्हीं लाशों को खरीदता था जो लावारिस होती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उन लाशों की हड्डियां जमीन में गलकर मिट्टी बन जाए। जब तुम्हारा काम मुर्दों की हड्डियों से चल रहा था तो फिर मासूम लोगों की जानें क्यों ली? जो भी मेरे रास्ते में आया, जिसने भी मेरे कारोबार में दखल देने की कोशिश की, मैंने उसकी जान ली। सबसे पहले तो मैं उन कारीगरों को मारता था जो मेरा काम करने से मना करते थे, और फिर उसके बाद में उनकी हड्डियों से बर्तन बनाता था। और धवल को क्यों मारा तुमने? धवल मेरा बहुत चहीता था, दाहिना हाथ था मेरा, लेकिन क्या करें, आप लोगों ने उसको पहचान लिया और धंधे की वजह से मुझे उसको मारना पड़ा। अब आज के बाद अपनी खुद की हड्डियों के अलावा और किसी की भी हड्डियों को महसूस नहीं कर पाओगे। मेरी हड्डियां मरने के बाद मैं अपनी हड्डियों से भी बर्तन बनाऊंगा। इस तपस्या को कोई भंग नहीं कर सकता। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, कोई भंग नहीं कर सकता। साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है इसे। फिर अदालत ही तय करेगी इसे क्या सजा देनी है। ले जाओ इसे। पता नहीं ये लड़कियां हमेशा लेट क्यों होती हैं। इतनी देर क्यों हुई? पापा थे ना, वो लोग सब दरवाजे के बाहर थे। अब क्या बोलती? वैसे भी उनको लगता है शक हो गया। जल्दी बैठो प्लीज। हाँ। जल्दी बैठो। अब क्या हुआ? बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। ओह गॉड, कितनी बार बोला है इस खटारा को बेच के एक न्यू बाइक ले लो, पर तुम ओके मेरी सुनते ही नहीं हो। जिस दिन तुम्हारे पापा इतना अमीर हो जाऊंगा ना, उस दिन दूसरी बाइक ले लूंगा। ओके? वाह बेटी वाह, अच्छा नाम रोशन कर रही है अपने माँ बाप का। हाँ? अरे रात को चोरी छुपे सामान बांधकर इस लड़के के साथ भाग रही थी। तुम्हारी बेटी नहीं भाग रही थी मेरे गौतम के साथ, वो तो उसे भगा कर ले जा रही थी। अच्छा, क्या खूब कही। एक लड़की एक लड़के को भगा के ले जा सकती है? आप लोगों ने हमारी जिंदगी मजाक बना रखी है। आपको दिखता नहीं हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इस लड़की के लिए तूने अपनी माँ के प्यार को भुला दिया। ऐसा नहीं है कि हम आपसे प्यार नहीं करते, पर हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। और अगर हमने ऐसा नहीं होने दिया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि तुम दोनों सुनते ही डांस करने लगोगे। प्लीज गौतम, इससे और आइडिया लेने की जरूरत नहीं है। इसी की वजह से ऑलरेडी वो स्टूपिड से फिल्मी आइडिया में हम कैसे फंसे थे, पता है ना? ओह हेलो मैडम, वो आइडिया मेरी वजह से फ्लॉप नहीं हुआ था। वो अगर फ्लॉप हुआ था तो आपके इस दीवाने की खटारा बाइक की वजह से। ए, मेरे बारे में तू कुछ भी बोल ले, लेकिन मेरे बाइक के बारे में कुछ मत बोलना। नैना के बाद मेरी जिंदगी का वो दूसरा प्यार है। अच्छा, तो मतलब तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि तुम अपनी स्टूपिड सी फटफटिया से करते हो? अब बस खबरदार जो मेरी बाइक को किसी ने खटारा या फटफटिया बोला। और मैडम,
देख लेना, एक दिन उसी बाइक पे तुम्हें भगा के ले जाऊंगा। शाबाश, शाबाश मेरे प्रेम दीवाने। अरे यही जोश तो देखना तो मुझे तुझ में। अच्छा, तुम दोनों ध्यान से मेरा आइडिया सुनो। ये क्या? इससे भयानक नजारा तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। जरूर ये कल रात की लड़ाई का नतीजा है। प्रभात जी को बताया किसी ने? नैना! पीछे दूर हटिए, एक मिनट हटिए। नैना! ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। वो आत्महत्या नहीं कर सकती। अरे शांत भी हो जाओ, मुझे देखने तो दो। नैना, ये तो कंकाल है, कंकाल है ये तो। क्या कंकाल? नैना और गौतम के कपड़े पहन रखे हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब आप ही के संस्कार है जो कंकाल के रूप में इस पेड़ पे लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे संस्कार? आप कहना क्या चाहते हैं? गौतम ने ये सब किया है? नहीं तो क्या, और हमारी बेटी नैना ने किया है। और हमारी बेटी के दिमाग में ऐसा भद्दा और भयानक ख्याल आ ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, कल आप ही की बेटी कह रही थी अगर हम दोनों की शादी नहीं करवाएंगे तो हम दोनों का मरा मुंह देखेंगे। कहना और बात है और इस तरह का भद्दा मजाक करना और। हमारी बेटी ये कर ही नहीं सकती। आप लोग लड़ना बंद कीजिए, सीआईडी को बुलाता हूँ। हेलो सीआईडी। सोए थे क्या तुम ड्यूटी पे? हाँ? नहीं साहब। क्या नहीं साहब? किसी ने इस पेड़ पे दो कंकाल को लटका दिया और तुम्हें पता ही नहीं चला? साहब मैं गेट पे बैठता हूँ, वहां से गार्डन में क्या हो रहा है कुछ नहीं दिखता साहब। तो गौतम और नैना ने आप लोगों को धमकी दी थी कि अगर उनकी शादी के लिए राजी नहीं हुए आप लोग तो दोनों आत्महत्या कर लेंगे। जी, ये सब गौतम का ही किया धरा है, वरना हमारी बेटी तो हमारे खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बार बार मेरे बेटे पर इल्जाम देना छोड़ दो। मेरा बेटा तो सीधा साधा है, तुम्हारी लड़की ने ही उस पर प्यार का भूत चढ़ा दिया है। बस कसूर आपके बच्चों का नहीं है, कसूर आप लोगों का है जो उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाए। पर सर देखिए सर कंकाल उतार लिया। हाँ। हाँ बड़ी सर ये दोनों कंकाल तो नकली है। क्या? दोनों कंकाल नकली है? यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। नंबर से पता चल सकता है कि नकली कंकाल किसने बनाया है। सर पैंट की जेब में चिट्ठी मिली। चिट्ठी? हाँ, बच्चों ने परिवार वालों के लिए लिखा है। बच्चों ने ये चिट्ठी लिखी है परिवार वालों के लिए। प्यारे परिवार वालों, हमें बेहद खुशी हो रही है ये बताते हुए कि 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे के मोहब्बत भरे दिन पे हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे की जीवन साथी बनने जा रहे हैं। जी हाँ, हम शादी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग हमें दुआएं देंगे, पर अगर आपने हमारी शादी में किसी भी तरह की अड़चन डालने की कोशिश की तो अगली बार पेड़ पे हम दोनों की लाशें मिलेंगी, नैना और गौतम। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारी बेटी गौतम के साथ शादी नहीं कर सकती। नैना जैसी बहू मुझे भी नहीं चाहिए। मेरे गौतम को इससे बहुत अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। आप लोगों को इस रिश्ते से प्रॉब्लम क्या है?
जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप लोग हाँ क्यों नहीं कह देते? रिश्ते बराबर वालों में होते हैं। इनके परिवार की हैसियत ही क्या है जो हमारी बेटी के साथ अपना रिश्ता जोड़े? शर्म आनी चाहिए आपको। अपने बच्चों के खुशी के आगे आप ये पैसे और इज्जत का डोल पीट रहे हैं? अच्छा ये बताइए, आखिरी बार कब देखा था आपने बच्चों को? नैना कल जब कॉलेज से वापस आई तो हम लोगों ने कुछ लड़कों के फोटोग्राफ्स उसे दिखाए शादी के लिए। ये देखिए, ये कैसा लड़का है हमारी नैना के लिए? नहीं, ये देखिए, ये तो बहुत ही प्रीटी है। लो, नैना भी आ गई। नैना, ये देख, ये लड़का कैसा है तुम्हारे लिए? मॉम, मैंने अपने सपनों का राजकुमार चुन लिया है और उसका नाम है गौतम। नैना, हमने तुम्हें आजादी दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं तुम हर वक्त अपनी मनमानी करो। गौतम से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं हो सकती, बस। तो ठीक है, फिर आप लोग भी एक बात अच्छे से सुन लीजिए। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ गौतम से होगी, वरना किसी और से नहीं होगी। नैना, तुम ऐसे नहीं मानोगी। उसके बाद इन्होंने नैना को कमरे में बंद कर दिया और जब हमने सुबह उठकर देखा तो वहाँ थी ही नहीं। वो खिड़की से भाग गई थी। सर प्लीज मेरे गौतम को ढूंढ दीजिए। डर है जोश में कहीं वो गलत कदम ना उठा दे। देखिए, उन दोनों को कुछ नहीं होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। क्या बात है प्रभात जी, आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे, कुछ बोलना चाहते हैं? जिसकी बेटी उसका घर छोड़कर कहीं भाग गई हो, वो बाप अपनी बेटी की सलामती के अलावा और क्या चाहेगा? क्या चाहेगा? क्या चाहेगा सर? ये प्रभात जी के बर्ताव से तो ऐसा लग रहा है कि वो हमसे कुछ छुपा रहे। नजर रखो इन पे। सर वो रहा धीरज, नैना और गौतम को सारे प्यार भरे आइडिया वही देता है। ठीक, जाओ। क्यों धीरज बाबू, समोसे खाए जा रहे हैं? हाँ सर, हमारी कैंटीन के समोसे पूरे शहर में मशहूर है। आइए अभी खाइए। खाएंगे, समोसे भी खाएंगे। पहले गौतम जी और नैना तो वापस आ जाएं। नैना और गौतम, आप लोग जानते हो उन्हें? सीआईडी से कुछ नहीं छुपा है। बोलो कहाँ है वो? सर मुझे नहीं मालूम कहाँ है वो दोनों। झूठ बोल रहा है? पेड़ पे कंकाल लटकाने का आइडिया तुम्हारा ही था ना? हाँ सर, वो आइडिया मैंने ही दिया था, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ है वो दोनों। और वो चिट्ठी का भी आइडिया तुम्हारा ही था? हाँ सर। वैसे एक बात कहूँ सर, बहुत अच्छा हुआ कि वो दोनों भाग गए। क्या? ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि सर नैना के फादर ने गौतम को धमकी दी थी कि अगर उसने उसकी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा तो उसे हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा देगा। तुम्हारा मतलब है नैना के डैडी उन दोनों के खिलाफ थे? हाँ सर। सर फिर तो प्रभात जी गौतम की जान भी ले सकते हैं। अच्छा सर, मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकलूं? जाओ, लेकिन उन दोनों के बारे में कुछ भी पता चले तो फौरन हमें इन्फॉर्म करना। ओके? जी सर। जाओ। रुको, तुम क्या नाम है तुम्हारा? जी त्रिलोक। बातें सुनने का बहुत शौक है तुम्हें? सर वो मैं कब से देख रहा हूँ हमारी बातें सुन रहा है। क्या जानते हो नैना और गौतम के बारे में तुम? सर मैं फंसूंगा तो नहीं ना? अगर नहीं बताएगा तो जरूर फंसेगा। सर ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि नैना की जान खतरे में है। खतरे में? किससे खतरा है नैना को? जी सर, गौतम से। गौतम से? पर नैना और गौतम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? गौतम एक मैनिएक है सर, वो सिर्फ खुद से प्यार करता है, दूसरे किसी से नहीं करता सर। मतलब क्या है तुम्हारा? सर नैना कई बार गौतम के प्यार को ठुकरा चुकी है, फिर भी गौतम नैना के पीछे ही पड़ा हुआ था। फिर बाद में नैना ने तंग आकर उसके लिए हाँ कर दिया सर। अच्छा, तो अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे? नहीं सर, गौतम नैना के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। कैसा अपमान? सर वो नैना ने पूरे कॉलेज के सामने कई बार गौतम के प्यार को ठुकराया है। अगर सर दोनों की शादी हो गई तो उसका बदला पूरा हो जाएगा सर, वो नैना को मार देगा। अच्छा ठीक है, अभी जा सकते हो तुम।
ये अजीब चक्कर है। धीरज कह रहा है गौतम की जान खतरे में है और ये त्रिलोक कह रहा है कि नैना की जान खतरे में है। अगर इन दोनों को जल्दी नहीं ढूंढा गया कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। सर, मेरे पेट से बार बार एक ही आवाज आ रही है, ये त्रिलोक झूठ बोल रहा है सर। नहीं फ्रेडी, मुझे नहीं लगता। ये त्रिलोक बिना वजह गौतम को क्यों फंसाएगा? क्यों फंसाएगा वो उसे बिना वजह? ये तो कोई और ही चक्कर है, कोई और ही चक्कर है। सर, त्रिलोक प्यार करता होगा नैना से, मगर नैना गौतम को चाहती है, इसीलिए त्रिलोक के कान में से धुआं निकल रहा है। सर, हाँ, त्रिलोक की बात में थोड़ी सी सच्चाई है। क्या? सर, मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल और गौतम की मम्मी दोनों से बात की। उनका कहना है कि गौतम को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है। अगर उसे कोई बात लग जाए तो वो बहुत नाराज हो जाता है। यहाँ तक कि पिछले साल 6 महीने तक एक साइकियाट्रिस्ट के पास उसका ट्रीटमेंट चल रहा था ताकि वो अपने गुस्से को काबू कर सके। पिछले साल 6 महीने तक गौतम की साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चल रही थी अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए। अच्छा, ओह, तो ये बात है। अब समझ में आ रहा है ये सारा चक्कर क्या है। पहले नैना गौतम को नहीं चाहती थी, लेकिन अब चाहने लगी। क्यों? यह गौतम का बुना हुआ प्यार का माया जाल। फंस गई नैना इस माया जाल में, फंस गई। अब गौतम ले रहा है बदला नैना से। सर, हाँ, स्केलेटन्स के बारे में पता चल गया सर। क्या पता चला? सर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से स्केलेटन्स एमएनसी लेबोरेटरी को बेचे गए थे। अच्छा, एमएनसी लेबोरेटरी। हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि चोरों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि रुपए, पैसे, जेवर छोड़कर कंकाल चुराने लगे हैं। तुमने रिपोर्ट तो कर दी है ना? यस सर। कंकाल हमने ढूंढ निकाले। कंकाल मिल गए? हाँ। वो कंकाल इन दोनों ने चुराए थे। क्या आप पहचानते हैं? नहीं, यहाँ पर इन्हें पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, वो जगह दिखाइए जहाँ से कंकाल चोरी हुआ है। आइए। कल रात 8 बजे तक मैं यहीं था, तब तक कोई चोरी नहीं हुई थी। सुबह आकर देखा तो यहाँ से कंकाल गायब। यहाँ से कंकाल गायब थे? कंकाल इन 2 कबर्ड में रखे थे? जी हाँ। श्रेया, काम करो। दोनों कवर्स पे जितने भी उंगलियों के निशान हैं, सब के सब उठाओ, एक भी छोड़ना नहीं। यस सर। सर, हो सकता है कि लैब के बाहर किसी ने गौतम और नैना को लैब से बाहर जाते हुए देखा हो या फिर अंदर आते हुए देखा हो। हाँ, किसी न किसी ने तो देखा ही होगा। किसी न किसी ने तो देखा ही होगा। वहां एक पान वाला, शायद उसने कुछ देखा होगा। चलो देखते हैं। हाँ साहब, कौन सा पान लगाऊं? कोई पान वान नहीं चाहिए। श्रेया, इन दोनों को यहाँ से आते जाते देखा है तुमने? कौन है ये दोनों? देखा है या नहीं? साहब, धमकी क्यों दे रहे हो? हम सीआईडी से हैं। सीआईडी से? हाँ, सीआईडी। अब ठीक से याद करके बताओ, क्या इन दोनों को या इन दोनों में से किसी को भी उस सामने वाले लैब के बिल्डिंग में से आते हुए या जाते हुए देखा कल रात को? देखा या नहीं? साहब, इन दोनों को तो नहीं देखा था, मगर एक और आदमी को देखा था। कल रात 11:30 बजे के करीब बड़ी हड़बड़ी में लैब से बाहर निकलते देखा। कल रात को 11:30 बजे? तो क्या वो खाली हाथ था या उसके पास कोई सामान वगैरह था? साहब, खाली हाथ नहीं था, उसके हाथ में काफी बड़ा बैग था। बड़ा सा बैग था?
तो क्या तुमने उस आदमी को देखा है? उसका चेहरा याद है तुम्हें? अच्छी तरह। ब्यूरो ले चलो, स्केच बनवाते हैं। क्या बात है, इतनी रात को यहाँ क्यों बुलवाया? देखिए प्रभात साहब, काम था इसलिए बुलाया। अरे ऐसा क्या काम था? फोन भी तो कर सकते थे। फोन नहीं कर सकते, इतनी बड़ी करोड़ों की डील फोन पे नहीं हो सकती प्रभात साहब, समझिए। क्या मतलब? सर, इन दोनों के बीच में काफी तू-तू में चल रही है। दूसरा कौन है? ऐसा लगता है गौतम है। प्रभात जी से कह रहे होंगे कि वो उसे अपना दामाद नहीं बना सकते, उसकी बेटी के साथ छोड़ दे वो। गौतम? गौतम नैना के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। ये तो त्रिलोक है। मगर सर, ये इतनी रात गए प्रभात जी से मिलने क्यों आया होगा? शायद इस त्रिलोक को पता है कि नैना और गौतम कहाँ है। थैंक यू सर, स्केच बन गया। नैना की जान खतरे में है। सर, ये तो त्रिलोक है। ये त्रिलोक है? अच्छा, त्रिलोक। क्या ये वही आदमी है जिसे तुमने रात को 11:30 बजे देखा था? हाँ साहब, ये वही आदमी है। चलो, थैंक यू वेरी मच, आप लोग जा सकते हैं। हाँ सर, इस त्रिलोक के रंग अब एक एक करके सामने आने लगे। आज रात वो प्रभात जी से मिलने गए। हाँ, और कंकाल भी तो इसी ने चुराए हैं। सर, कहीं त्रिलोक ने तो नैना और गौतम को किडनैप नहीं किया और प्रभात जी से पैसे मांगे? पंकज, अगर ऐसा होता तो फिर प्रभात जी ने हमें बताया क्यों नहीं? चुप क्यों बैठे वो? सर, शायद वो डर गए होंगे कि उनके बच्चों को कहीं कुछ हो ना जाए। श्रेया, अगर उन्हें ये डर है तो फिर ये भी तो हो सकता है ना कि प्रभात जी इस त्रिलोक से मिल गए हो, तो उन्होंने कहा होगा कि वो कंकाल चुराओ और सारा शक इस गौतम पे डाल दो, ताकि गौतम उनकी बेटी नैना के साथ शादी ना करे। कहीं गौतम की जान को खतरा तो नहीं? हाँ, हो सकता है। इस प्रभात जी से मिलो और अच्छी तरह से पूछताछ करो। मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं भला अपनी बेटी का किडनैप क्यों करवाऊंगा? ये तो आप ही बता सकते हैं। बाप बेटे के रिश्ते की मर्यादा अगर आप समझते तो आप ऐसा नहीं करते हैं, और बिना सबूत के हम किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाते, समझे? ये सब बकवास है। आप मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरी बेटी को तो ढूंढ नहीं सके। आपके बेटी को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पति को मालूम है कि आपकी बेटी कहाँ है, इनसे क्यों नहीं पूछ लेती? ये झूठ है। झूठ है? आप क्यों नहीं बता देते? कल रात आप त्रिलोक से मिलने क्यों गए थे? त्रिलोक? हाँ। कौन त्रिलोक? मैं किसी त्रिलोक को नहीं जानता।
नहीं जानते तो उसका नाम सुनते ही आपकी जबान क्यों लड़खड़ाने लगी प्रभात जी? निखिल, जरा प्रभात जी को याद दिलाना कि त्रिलोक कौन है। ये त्रिलोक जी हैं। कुछ याद आया प्रभात जी? क्या हो गया आपको? बच्चों को बचा लीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इसका मतलब है ये लोग सच बोल रहे हैं? अरे आपने ही नैना और गौतम का किडनैप करवाया? हाँ, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। गौतम और नैना की शादी को रुकवाने के लिए यही एक रास्ता था मेरे पास। तो आपने त्रिलोक से कहा नैना और गौतम को किडनैप कर ले? हाँ, मैंने नहीं कहा था, बल्कि खुद उसका फोन आया था। उसने कहा था कि मैं उसी के कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि गौतम नैना के लिए सही लड़का नहीं है। तो आपने उसे पैसे दिए ताकि उन दोनों को किडनैप कर ले और फिर गौतम को मार के आपकी बेटी को वापस आपके हवाले कर दे। हाँ? आप किसी की जान लेने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। त्रिलोक की नीयत खराब हो गई है। वो मुझसे 2 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है और वो पैसे अगर मैंने नहीं दिए तो वो गौतम और नैना दोनों को मार डालेगा। मेरी बेटी को बचा लीजिए, बचा लीजिए। बहुत गुमराह कर लिया सीआईडी को। अब तेरा घूमने का टाइम आ गया है त्रिलोक। सॉरी सर, इस नाम का कोई स्टूडेंट है ही नहीं। हो सकता है ये त्रिलोक नैना और गौतम की क्लास में ना हो, किसी दूसरी क्लास में हो। नहीं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों लिस्ट मेरे पास है, 3 साल की। अगर त्रिलोक इस कॉलेज का स्टूडेंट होता तो उसका नाम जरूर इस लिस्ट में होता। तो आपके कहने का मतलब है कि त्रिलोक कोई बाहर का आदमी है, स्टूडेंट नहीं है? जी सर। तो फिर ये त्रिलोक कैंटीन में पहुंचा कैसे? जहां तक कॉलेज कैंटीन का सवाल है, वहां तो कोई भी आदमी आ सकता है, उसका स्टूडेंट होना जरूरी नहीं सर। तो कहीं ये त्रिलोक हमें स्टूडेंट बनकर गुमराह तो नहीं कर रहा है? सर, सर ये धीरज है और ये कह रहा है कि त्रिलोक नाम का कोई स्टूडेंट पूरे कॉलेज में नहीं है। त्रिलोक नाम का कोई स्टूडेंट है ही नहीं। तो फिर तुमने उसे कैंटीन में भी नहीं देखा होगा या फिर नैना और गौतम के साथ बात करते हुए भी नहीं देखा होगा? सर, कॉलेज की कैंटीन में मैंने कई बार देखा उसे, लेकिन कभी बात नहीं हुई उससे, और ना ही कभी नैना या गौतम से मैंने उसे बात करते हुए देखा। नैना और गौतम के साथ कभी बात करते हुए देखा ही नहीं? नहीं सर। तो फिर ये त्रिलोक कर क्या रहा था कॉलेज में? किस लिए गया था ये कॉलेज में? और फिर उस लैब से उसने कंकाल भी क्यों चुराए? क्या कनेक्शन हो सकता है त्रिलोक का इस केस के साथ? सर, त्रिलोक का इतिहास मिल गया। क्या है जरा बताओ। सर, पुराना क्रिमिनल है ये। अच्छा। क्या जुर्म क्या किया है? सर, चोरी के इल्जाम में 1-2 बार जेल जा चुका है। ये लो, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं। क्या मतलब सर? मतलब ये निखिल कि ये त्रिलोक गौतम से मिला है और गौतम ने ही त्रिलोक से कहा तो कंकाल चुराने के लिए। बाद में वो कंकाल उसने पेड़ से लटका दिया, घर वालों को धमकी दी कि हमारी शादी करा दो नहीं तो हम लोग लटक जाएंगे। फिर तो सर इस त्रिलोक को जरूर मालूम होगा कि गौतम और नैना कहाँ होंगे इस समय। हाँ, त्रिलोक को जरूर मालूम होगा। उठाओ इस त्रिलोक को। त्रिलोक घर पे है? त्रिलोक तो घर पर नहीं है, पर आप लोग? हम सीआईडी से। सीआईडी? सीआईडी को मेरे बेटे से क्या काम पड़ गया? देखिए, सीआईडी का हर मुजरिम से काम पड़ता है, फिर वो चाहे किसी का भाई हो, बेटा हो या पति हो। मेरा बेटा मुजरिम? क्या किया है उसने सर? 2 बच्चों को किडनैप किया है त्रिलोक ने और उनके घर वालों से 2 करोड़ की मांग की है। 2 करोड़। हे भगवान, त्रिलोक ऐसा कैसे कर सकता है? अच्छा ये बताइए कि त्रिलोक को आखिरी बार आपने कब देखा? कल रात वो घर पे आया था
बहुत जल्दी में था, बस कपड़े बदले, जख्म पे दवा लगाई और न जाने कहाँ चला गया। घाव पे दवा लगाई? क्या क्या हुआ था, कैसा रहा? उसकी बाई टांग में कुछ चोट आई थी शायद। चोट बाएं पैर पर? और कुछ खास बात याद आती है आपको? खास बात? हाँ, उसके हाथ में एक थैली थी, उसमें कुछ सामान था शादी का, दूल्हा दुल्हन के कपड़े वगैरह। शादी का सामान? सर, हो सकता है ये त्रिलोक गौतम और नैना की मदद कर रहा हो शादी करने में, और ये किडनैपिंग का सारा प्लान उसने प्रभात को गुमराह करने के लिए बनाया हो। क्यों श्रेया, क्यों? अगर गौतम और नैना शादी करना चाहते तो वैसे ही जाकर कर सकते हैं। त्रिलोक से किडनैप करवाने की जरूरत क्या है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हो सकता है सर पैसों के लिए। प्रभात जो 2 करोड़ रुपए उसे देने वाले हैं, हो सकता है ये तीनों आपस में बांटना चाहते हो। नहीं सचिन, मुझे नहीं लगता कोई भी बेटी अपने पिता से ऐसा बर्ताव क्यों करेगी, क्यों धोखा देगी अपने पिता को। तो कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। जरा आपके बेटे के कपड़े दिखाइए जरा। कपड़े? हाँ, जो वो बदल कर गया था ना, तो पुराने कपड़े जरा दिखाइए हमें। 1 मिनट। जीन जली हुई है यहाँ पर। फिर हो सकता है इस्त्री करते वक्त जल गई। नहीं सचिन, इस्त्री करते वक्त नहीं, इसमें तो एसिड का गंध आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड की गंध है। सर, यानी ये जीन सल्फ्यूरिक एसिड से जली है? हाँ, त्रिलोक की जीन सल्फ्यूरिक एसिड से ही जली है। और उसके बाएं पैर पर जो चोट आई है ना, वो भी सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से ही। तो इसका मतलब त्रिलोक ने इन दोनों को केमिस्ट्री लैब में बंधक बना के रखा है। केमिस्ट्री लैब? हेलो? हाँ ठीक है, थैंक यू सर। हाँ? मोबाइल कंपनी वालों का फोन था। त्रिलोक का फोन आखिरी बार गुडविल कॉलेज में ट्रेस हुआ है। त्रिलोक का फोन आखिरी बार गुडविल कॉलेज में ट्रेस हुआ है। गुडविल कॉलेज? गुडविल कॉलेज केमिस्ट्री लेबोरेटरी। सर, इस लैब में तो क्लास चल रही है, क्या नहीं होगा त्रिलोक? देखते हैं। प्रोफेसर साहब। यस। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूं मैं। क्या बता सकते हैं आप, इस लैब के अलावा कॉलेज में और भी कोई लैब है? जी हाँ सर, वो पिछले वाले हिस्से में एक है यहाँ। लेकिन सर, वो लैब तो कई सालों से बंद है। कई सालों से बंद है? जी हाँ। इसी लैब की तो तलाश है। सचिन, लाइट का स्विच देखो कहां पर है। गुड। लेबोरेटरी का कोना कोना छान मारो, चारों तरफ देखो, अच्छी तरह से देखो। सर, यहाँ कोई है। माय गॉड, ये तो त्रिलोक है। He's dead. बताओ इसे। फिर इसे तो गोली मार के इसकी हत्या की है। सर, जरूर इसे गौतम नहीं मारा होगा। अपने आप को और नैना को बचाने के लिए उसने ऐसा किया होगा। लगता है कमरे में और भी कोई है।
सचिन, श्रेया, गौतम, गौतम, बहुत बुरी तरह से मारा है इसे। गौतम, क्या हुआ? हाँ? किसने किया ये? किसने किया बताओ? सर, त्रिलोक ने हमें यहाँ रखा था सर। त्रिलोक? नैना, नैना कहाँ है? सर, उसकी जान को खतरा है सर, प्लीज आप बचा लीजिए उसकी। कौन? कौन मारना चाहता है तुम लोगों को? पता नहीं सर, पता नहीं। उसने पहले त्रिलोक को मारा, फिर नैना को अपने साथ ले गया सर। मैं ऐसी हालत में नहीं था सर कि मैं नैना को बचा पाता। घबराओ मत, कुछ नहीं होने देंगे हम नैना को। हाँ, घबराओ मत। ये क्या है? श्रेया, देखो जरा। सर, खोलो। दो हार है। मंगलसूत्र, लगता है ये शादी का सामान है। सर, कहीं ये सारा चक्कर नैना से जबरदस्ती शादी करने का तो नहीं? लगता तो ऐसा ही है। जो भी ये शादी करना चाहता है ना नैना के साथ, जरूर जानता होगा कि नैना के पिताजी के पास बहुत पैसा है, बहुत अमीर है वो, और शायद इसीलिए वो नैना के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है। तो ये देखिए, पंडित गिरधर जी, विजिटिंग कार्ड। पंडित गिरधर जी, जरूर यही शादी करवाने वाले होंगे पंडित जी। फोन करो और पता लगाओ कहां पे शादी करवा रहा है ये। हेलो, ये पंडित गिरधर जी का घर है? जी नहीं, मुझे अपनी शादी नहीं करवानी। आप ये बोलिए कि ये पंडित जी कहाँ गए हैं शादी करवाने? स्वदेश हॉल? स्वदेश हॉल गए सर। स्वदेश हॉल? स्वदेश हॉल? देखो, तुम मुझसे जबरदस्ती शादी तो कर रहे हो, पर मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी, कभी अपना पति स्वीकार नहीं कर पाऊंगी, समझे तुम? कोई बात नहीं जाने मां, तुम भारतीय नारी हो, शादी के बाद प्यार करना अपने आप सीख जाओगे। सही कह रहा हूं ना पंडित जी? बेटा, ये सब मत करो, ये सब पाप है। पंडित जी, ये पाप पुण्य का ज्ञान मुझे मत दो। हाँ, मंत्र पढ़ो चलो। जी। ओ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। अब आप गांठ बांध लीजिए। और फेरों के लिए खड़े हो जाइए। चलो खड़ी हो जाओ तुम भी। अरे खड़ी हो जाओ। सर, हमें पंडित जी के घर से इसी जगह के बारे में पता चला था जहाँ वो शादी करवा रहे हैं। अब बाकी के फेरों के लिए वधू आगे आएगी। चलो आगे चलो। अरे आगे चलो नैना, आगे चलो। बंद करो ये शादी। धीरज बाबू, नैना के फादर ने गौतम को धमकी दी थी कि अगर उसने उसकी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा तो उसे हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा देगा। सब प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी है सब, प्लीज। घबराओ मत, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम चाहती हो। श्रेया,
बहुत आशिकी का भूत चढ़ा है, तेरा भूत मैं उतारता हूं। सर मैंने सब कुछ नैना का प्यार पाने के लिए किया। नैना का प्यार पाने के लिए किया, सुन लिया? इसे लगा प्यार कोई खिलौना है जो गन दिखाकर छीन सके, है ना? सर मैं नैना के प्यार को पाकर मैं भी अपना संसार बसाना चाहता था, पर मैं सिर्फ और सिर्फ गौतम से प्यार करती हूँ और आखिरी सांस तक उसी से प्यार करती रहूंगी। यही बात, तुम्हारी यही बात मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी, इसलिए मैंने सारा प्लान बनाया। पहले गौतम से दोस्ती की और फिर मौका मिलते ही उसे मैंने धोखा दे दिया, और त्रिलोक को भी, उसे भी पैसे देकर मैंने अपने साथ मिलाया। और जब त्रिलोक को 2 करोड़ रुपए तुम्हारे प्यार से भी कीमती लगने लगे तो उसे तुमने मार डाला। मेरे और नैना के प्यार के बीच में जो भी दीवार आती उसे मैं तोड़ देता। अब जिन 4 दीवारों में तुम्हें रखा जाएगा ना, उन दीवारों को तुम तोड़ नहीं पाओगे। उन्हीं 4 दीवारों में बैठकर अपनी प्यार की माला जपते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। ले जाओ इसे। नैना, मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? सॉरी बेटी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की। अभी आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी है, हमारी बहू बनेगी, है ना? वैसे आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है। इसे प्यार जैसी खूबसूरत चीज को पाने के लिए जोर जबरदस्ती करना, ये प्यार का अपमान है ना? प्यार, शादी, ये 2 दिलों का, 2 आत्माओं का मिलन है, और आप लोगों ने इन दोनों की शादी करवाने का निर्णय लिया। ये सबसे अच्छी बात की आपने। क्यों नैना, गौतम, आप दोनों को शादी मुबारक हो। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.